देश भर के जो मकान खरीदार हैं उनको राहत देने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम कदम आज उठाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये पूछा है कि वो देश भर के जो बिल्डर हैं और जो मकान खरीदार हैं उनके लिए एक मॉडल एग्रीमेंट तैयार क्यों नहीं करती, क्योंकि कोर्ट का ये मानना था कि जो एग्रीमेंट बिल्डर देता है बायर को, खरीदार को, वो इतना लंबा चौड़ा होता है, उसमें अस्पष्ट शर्तें होती हैं कि खरीदार उसे समझ नहीं पाता और बाद में उसे नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये सवाल केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने किया है और जवाब मांगा है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे जाने माने वकील अश्विनी उपाध्याय। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या मांग की थी। अश्विनी जी, क्या बात आपने कोर्ट में रखी थी और कोर्ट कैसे आश्वस्त हुआ कि इसको सुनवाई करनी चाहिए इस पर? देखिए, जो बायर्स के साथ, घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, जो उनके साथ चीटिंग होती है, उनको गलत तरीके से उनसे पैसा ले लिया जाता है, मकान बुक करवा लिया जाता है, उनको पोजीशन नहीं दिया जाता है, पोजीशन दिया जाता है तो 3 साल का वादा किया जाता है, 6 साल में दिया जाता है। उन सब को ठीक करने के लिए रेरा कानून बना, लेकिन रेरा कानून आज की डेट में वो सफ़ेद हाथी बना हुआ है। एक्चुअल में वो ज़मीन पे नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन पे तब आएगा जब एक एग्रीमेंट अच्छा होगा। एग्रीमेंट तो घटिया चल रहा है, एग्रीमेंट यूनिफॉर्म नहीं है, एग्रीमेंट एक तरफा है। जो बिल्डर अपने एग्रीमेंट बनाते हैं वो 25-30 पेज का बना देते हैं, सारा अपने हिसाब से क्लॉजेज रख लेते हैं, बायर्स के लिए उसमें कुछ होता नहीं है। तो बाद में लोग जब NCDRC जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब भी उनको उतनी रिलीफ नहीं मिल पा रही है। लेकिन बिल्डर ये तो कह सकता है ना कि जो एग्रीमेंट बनाया वो तो आपको दिया, आप पढ़िए और उस पर साइन कीजिए। हाँ, तो उसी में तो दिक्कत आ रही है। पहली बात तो जो एग्रीमेंट बनता है वो 25 से 30 पेज का बनता है, वो केवल अंग्रेजी में बनता है, रीजनल लैंग्वेज में नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि वो हिंदी में बने, तमिलनाडु में तमिल में बने और मलयालम में बने, तेलुगु में बने, ऐसा नहीं बनता। सब अंग्रेजी में बना रहे हैं। खरीदने वाला बेचारा अंग्रेजी जाने चाहे ना जाने, जो एग्रीमेंट है वो अंग्रेजी में तो साइन कर देता है मजबूरी में। दूसरी बात यह है, उसके जो क्लॉजेज होते हैं वो एक तरफा होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर चेक बाउंस हो गया तो उसमें लिखा रहेगा हम आपसे 18% ब्याज लेंगे, लेकिन अगर हम पोजीशन देर में हुआ तब 18% देने का कोई क्लॉज ही नहीं होता। हम ये कह रहे हैं कि एक केंद्र सरकार ऐसा बिल्डर बायर एग्रीमेंट बने जो आर्टिकल 14 की स्पिरिट में हो, यानी जितना उसमें बिल्डर के लिए हो उतना बायर के लिए हो। अगर चेक बाउंस होने पे 18% ब्याज देना है तो मकान का पोजीशन देर होने पे भी 18% ब्याज बायर को मिलना चाहिए, ये हमारा कहना है। अच्छा अश्विनी जी, ठीक है, ये 18% वाली बात आपने कही और शायद 5% या उससे भी कम कई जगह होता है जहाँ पर कि बिल्डर कहता है कि अगर मेरी गलती है तो मैं ये दूंगा, और वो भी मिल नहीं पाता है। ये सब बातें आपने कोर्ट में रखी। लेकिन कोर्ट में पिछले साल सितंबर में ये मामला लगा था, तब कोर्ट ने कहा था हम देखेंगे, राज्य नियम बना सकते हैं या केंद्र बना सकता है। तो 1 साल करीब ये मामला टल गया। आज कैसे आप लोग आश्वस्त कर पाए कोर्ट को कि नहीं, केंद्र को ही ये नियम बनाने चाहिए? देखिए, रेरा में इनेबलिंग पावर है। पिछली बार भी कोर्ट को हमने बताया था, लेकिन उसमें कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न था कोर्ट के मन में, चूँकि ये जो विषय है कॉन्करेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है, और रेरा स्टेट पे भी लागू होता है, सेंटर पे भी लागू होता है। आज उसमें हमने जो सेक्शन उसका 40 है, 41 क्लियरली उसमें पढ़ के कोर्ट के सामने पढ़ा, और पढ़ने के बाद कोर्ट इस बात से आश्वस्त हो गया कि नहीं, सेंटर बनाए। और हमारा कहना क्या है, हम यूनिफॉर्मिटी की तरफ हम चाह रहे हैं। हम एक यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं। हम चाहते हैं 1 नेशन 1 बिल्डर बायर एग्रीमेंट। ऐसा एग्रीमेंट जो लद्दाख, लक्षद्वीप, कच्छ से कामरूप तक यूनिफॉर्म हो। अभी क्या हो रहा है, वही बिल्डर अगर वो गुड़गांव में प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो उसका एग्रीमेंट अलग होता है, नोएडा में लॉन्च करता है उसका एग्रीमेंट अलग होता है, गाजियाबाद में लॉन्च करता है अलग होता है। उदाहरण के लिए DLF, गुड़गांव में उसका एग्रीमेंट बिल्कुल अलग है, बेंगलोर में उसका एग्रीमेंट बिल्कुल अलग है, क्लॉजेज अलग हैं, एग्रीमेंट अलग है, पेजेज की उसकी साइज अलग है। वहाँ 25 पन्ने का, वहाँ 30 पन्ने का है। अश्विनी जी, बड़ी हमने लंबी बात की है और आपने समझाने की कोशिश की है लोगों को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पॉइंट बाय पॉइंट बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट से आप लोग क्या हासिल कर पाए, और जब केंद्र बनाएगा ये एग्रीमेंट तो किस तरह से जो मकान खरीदार हैं उनका फ़ायदा होगा, और ये सारी बातें कब तक आपको लगता है कि हो जाएगी जब एक बार ये प्रक्रिया शुरू हुई है तो? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंचूड़ की जो बेंच थी, वो आज उसने खुद भी किया कि बहुत अच्छा इशू है। अपनी तरफ से उन्होंने ये कहा भी कि बहुत अच्छा इशू है, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। दूसरा,
4 हफ्ते का टाइम दिया है, बाकायदा एक डेट फिक्स करके किया हुआ है, रिटर्नेबल रखा हुआ है, हमें दस्ती इशू किया है और हमें आज ही अभी ऑर्डर जैसे अपडेट होगा हम तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल एजेंसी में जाके पिटीशन की कॉपी भी दे के आएंगे, इसलिए हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। तो आज कोर्ट का जो मूड लगा कि कोर्ट भी इसको जल्दी से इस पर कुछ करना चाहती है, नहीं तो एक डेट फिक्स करना और 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगना जनरली ये कम केसों में किया जाता है। दूसरी बात ये, इसका फायदा आप क्या देखो, पहली बात तो हमारा ये कहना है कि पहली हमारी मांग सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पष्ट साफ शब्दों में, कम शब्दों में, कम पेजेज में एक एग्रीमेंट बनाए। ये 25-30 पेज का पढ़ने वाला आदमी कोई पढ़ना नहीं चाहता, वो बहुत हल्का किया जा सकता है। मेरा अपना मानना है कि 6 से 8 पेज के एग्रीमेंट आराम से बन सकता है और दुनिया के कई देशों में चल रहा है। हमारी जो दूसरी प्रेयर में हमने सारे राज्यों को पार्टी बनाया है, सारे चीफ सेक्रेटरीज को पार्टी बनाया है पूरे देश भर के, उसमें हमने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट इन राज्यों को ऑर्डर करे कि वो जो अलग अलग वहाँ हर राज्य में अलग अलग चल रहा है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट चल रहा है, पहली बात तो राज्यों ने बनाया नहीं है, लेकिन जो उन्होंने बिल्डर के एग्रीमेंट को ही अप्रूव कर रखा है वो खत्म हो जाए। वो सेंटर वाला जो एग्रीमेंट है उसी को ही सारे राज्य लागू करें, सारे बिल्डर उसको इन्फोर्स करें। उसका फ़ायदा ये होगा, पहली बात जो ये वन साइडेड सिस्टम चल रहा है, धोखाधड़ी चल रही है, सब खत्म होगी। आज भी क्या हो रहा है, आज के ज़माने रेरा के लागू होने के बावजूद ज़मीन का पूरा क्लियरेंस नहीं होता, पूरा उसके कागज़ ओके नहीं होते, इसके बावजूद पोजीशन वो लॉन्च कर दी जाती है, एडवांस बुकिंग ली जाती है, जबकि होना ये चाहिए कि आपके सारे क्लियरेंस हो जाएं, उसके बाद आप लॉन्च कर सकते हैं, जब आपका नक्शा भी पास हो जाए तब। क्योंकि क्लॉज गलत बने होते हैं, तो जब खरीदार कहीं दावा करने जाता है एनसीडीआरसी में तो उसका दावा जो है वो दम उसमें नहीं आ पाता है। मैं आखिरी चीज़ आपसे जानना चाहता हूं कि जब मॉडल एग्रीमेंट की हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा 18% 5% का ये जो अंतर है कि बिल्डर की गलती हुई तो 5% और बायर की गलती हुई तो 18% का उसको चुकाना पड़ता है इंटरेस्ट। ये जो बातें हैं, ये क्या ये जो यूनिफॉर्म मॉडल एग्रीमेंट है उसमें एक समान ये सारी चीज़ें होंगी, जो शर्तें होंगी बेचने वाले के लिए और ख़रीदने वाले के लिए, वो एक समान शर्तें होंगी पूरे देश के लिए, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, सारी की सारी जो कंडीशन होगी घर खरीदारों के लिए वो पूरे देश में एक होगी। इसलिए हमने कहा यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट का मतलब वन नेशन वन एग्रीमेंट, पूरे देश में एक ही एग्रीमेंट होगा। वही दिल्ली में चलेगा, वही लद्दाख में चलेगा, वही लक्षद्वीप में चलेगा, वही बेंगलोर चलेगा, अलग अलग नहीं होगा। तो साफ तौर पर इससे भी जो मकान खरीदार हैं उनको बहुत स्पष्टता आ जाएगी कि क्या शर्तें हैं जो एग्रीमेंट में रहती हैं, क्योंकि वो पूरे देश में एक जैसी होती है। जो कानून को जानने वाले लोग हैं, जो वकील हैं, उनको भी ये पता होगा कि इस राज्य में या पूरे देश में जो नियम है वही उस राज्य में, उस शहर में भी लागू हो रहा है। तो इससे जो निवेशक हैं, जो मकान खरीदार हैं, उनके हित सुरक्षित रह सकेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी, उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने भी यही कहा है कि इस समय जो अस्पष्ट शर्तें होती हैं बिल्डर की तरफ से जो रखी जाती है एग्रीमेंट में, उसका बहुत खामियाजा उठाना पड़ता है मकान खरीदारों को। ये स्थिति दूर करने की ज़रूरत है, इसलिए केंद्र से ये कहा है कि वो जवाब दे इस मांग पर कि मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट और एजेंट बायर एग्रीमेंट क्यों नहीं बनाना चाहिए और केंद्र को इसे क्यों नहीं बनाना चाहिए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।